चूँकि मेरे फादर इन लॉ को पता था कि जो उनकी वाइफ़ है बहुत सीधी है। मेरे फादर इन लॉ ये भी जानते थे कि जो मेरी मदर इन लॉ के जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पे है। क्योंकि मैं तो पहले ही परेशान थी कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी में मेरे सामने लॉक लगा दिया। कह रहे हैं ये आपकी जगह नहीं है, यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं है। कोई भी बाहर का बंदा आएगा और वो घर पे लॉक लगा देगा तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, पुलिस ने ये कहा। हाँ जी, उन्होंने बोला कि इन्होंने लॉक लगाया तो ये इनकी है। मैंने कंप्लेन भी दी पर उन्होंने मेरी कंप्लेन पे कोई रिएक्ट नहीं किया। 11,41,000 विथड्रॉ कर लिए गए हैं। जबकि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं थी। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ है कि हनी सिंह कादान ने मेरी गुरु नानक नगर वाली प्रॉपर्टी पे भी अपना बोर्ड लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी हनी सिंह कादान को बिलॉन्ग्स करती है, जबकि उसका तो उससे कोई लेना-देना नहीं है, वो तो मेरा घर है। लैंड ग्रैबिंग को और चीटिंग को एक प्रोफ़ेशन बना लिया है। और उसी के तहत जो है इन्होंने एक इस तरह से षड्यंत्र रचते हैं जिसमें हर चीज़ को प्रशासन के लोगों को जहाँ पे इनकी कंप्लेंट जानी है पुलिस को वो साथ मिला के चलते हैं और इवन मैं कहूँगा हिस्सेदार बना के चलते हैं। और सब लोग लाइन में हिस्सेदार बने पड़े हैं चीटिंग के पैसों में, लूट के पैसों में। ये लूट का धंधा चल रहा है, भू माफियाओं का धंधा चल रहा है। एक आदमी से झूठी रजिस्ट्री कराई जाती है, बिना पैसे दिए कराई जाती है। पैसे दिखाने के लिए रजिस्ट्री में लिख लिए जाते हैं, वो पैसे लिखे जाते हैं रजिस्ट्री में दिखाने के लिए, वो तो दिख रहे हैं सबको। जो बैंक अकाउंट में सुबह पैसे आ रहे हैं, 1 घंटे बाद वो वापस जा रहे हैं। जो पैसे दे रहा है, वो वापस ले रहा है। 50 लाख रुपए के आस-पास रजिस्ट्री का अमाउंट दिया हरभजन कौर को, जबकि उनकी अकाउंट स्टेटमेंट देखो तो 57 लाख रुपए निकाल लिया गया है, क्योंकि सुबह पैसा आ रहा है, दोपहर को पैसा वापस जा रहा है। अरे अगर सिविल मैटर है, तो हर एक चीज़ सिविल मैटर है। फिर तो बैंक में डकैती भी हो जाएगी, तो उसके लिए भी सिविल रिकवरी डाल दी जाएगी, जो पकड़ा जाएगा। कौन किसको जेल में रखना है, सिविल मैटर है हर चीज़। एक इतनी बड़ी चीटिंग भी सिविल मैटर है। हर चीज़ की कंप्लेंट इन राइटिंग पुलिस वालों को दी गई है, मगर किसी भी चीज़ में पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ अंदर बैठ के एक्यूज़ लोगों को चाय, कोल्ड ड्रिंक, नाश्ते कराए जा रहे हैं, तो वहाँ इनकी सुनवाई क्या होगी? नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर तमाम बात होती है महिला सशक्तिकरण की। राजधानी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी घटना घटित हुई जो अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर देती है। किस तरह से भूमाफिया एक्टिव हैं और कैसे शासन प्रशासन के संरक्षण में वो पनप रहे हैं। किस तरह से एक महिला जो सालों से भूमाफियाओं के चपेट में आई हुई है और जूझ रही है, और आपको बता दें कि महिला आयोग होने के बावजूद भी एक विधवा को किस तरह स्ट्रगल करना पड़ रहा है राजधानी दिल्ली के अंदर। आइए ऐसी ही एक पीड़िता से आपको रूबरू कराते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आपकी 2012 में शादी हुई, महज कुछ महीने बाद आपके जो पति थे उनका देहांत हो गया। उसके बाद आपने सालों अपने जो फादर इन लॉ थे, ससुर थे, उनकी जो है वो खिदमत करी, उनको आपने टेक केयर किया उनका। लेकिन फिर ये समझ में आया कि किस तरह आप भूमाफियाओं के चपेट में, उनके चंगुल में फँस गईं। कौन-सी वो प्रॉपर्टी है, आपने बताया 2 प्रॉपर्टियों पे भूमाफियाओं ने कब्ज़ा कर लिया है, और जिसने कब्ज़ा किया है वो कानून अच्छी तरह जानता है, अपने आप को एडवोकेट कहता है। क्या कुछ है पूरा जो मामला है, संक्षेप में आप बताएँ? क्या नाम है आपका? सतविंदर कौर मेरा नाम सतविंदर कौर है। कब शादी हुई थी सतविंदर जी आपकी? मेरी शादी जनवरी 2012 में हुई थी। कुछ महीने बाद पता चला कि आपके आप पति जो थे उनका देहांत हो गया था। उसके बाद सालों आपने अपने जो ससुर थे उनकी सेवा करी। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आपको घर से निकाल दिया गया कई सालों के बाद, और आपकी प्रॉपर्टी पे आप कोई और कब्ज़ा करे? क्या है वो मामला बताइए? देखिए, मेरी शादी 2012 में तरसेम सिंह से हुई थी, जो कि जोगिंदर सिंह के सन थे। 2012 दिसंबर में ही मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने मुझे एक बेटी की तरह अपने पास रखा। मैं उनके साथ ही रहती थी। जो मेरे फादर इन लॉ थे, वो एक किडनी पेशेंट थे। उनका पूरा ध्यान मैं ही रखती थी। जो मेरी मदर इन लॉ थी, वो एक कम समझदार, और उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी दीन दुनिया की। तो सीधी थी काफ़ी। हाँ जी, काफ़ी सीधी थी। तो उनकी टेक केयर मैं अपने फादर इन लॉ की टेक केयर मैं ही करती थी। मेरी मदर इन लॉ का इसमें कोई रोल नहीं था। 2017 में, जुलाई में 2017 में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। चूँकि मेरे फादर इन लॉ को पता था कि जो उनकी वाइफ़ है बहुत सीधी है। मेरे फादर इन लॉ ये भी जानते थे कि जो मेरी मदर इन लॉ के जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पे है।
अच्छा, ये जानते थे वो, उनको हाँ कहीं न जी। कहीं आभास था, इसलिए आपने एक बार पहले ऑफ कैमरा बताया कि उनकी एक विल थी जो आपके नाम उन्होंने कर दी थी, कहीं न कहीं ये चीज़ थी इसलिए। हाँ जी। 9 जून को उन्होंने मेरे फ़ेवर में एक विल की थी। जुलाई में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे। उन्होंने मेरे विल की, उसके बाद भी मैं उनके अपने मदर इन लॉ के साथ ही रहती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि जो मेरी मदर इन लॉ है, अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आ रही है, उनके कहे पे चल रही है, तो मैंने अपने प्रोबेट का केस डाला 2018 में। प्रोबेट का केस डालने के बाद भी मैं वहीं पर ही थी, अपनी मदर इन लॉ के साथ रह रही थी। लेकिन जो उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को भड़काना स्टार्ट कर दिया। तो सर्कमस्टांसेस ऐसी बन गई कि मुझे वहाँ से फिर मैं अपने ब्रदर के घर में आ गई। वहाँ से जो आपकी प्रॉपर्टी थी, गुरु कहाँ नानक पे थी? नगर मेरी प्रॉपर्टी गुरु नानक नगर, WZ3B शाहपुरा, तिलक नगर में। तो और तिलक नगर की प्रॉपर्टी से आप अपने भाई के यहाँ कैसे आ गईं? वहाँ पे आप रह रही थीं, अचानक क्यों आईं? मैं वहीं पे रह रही थी, लेकिन जब देखा कि सब रिलेटिव्स ने या मेरी मदर इन लॉ को मेरी तरफ अपनी तरफ भड़काना स्टार्ट कर दिया, मेरे खिलाफ और अपनी तरफ ले रहे हैं। एक्चुअली उनकी जो नज़र थी उनकी प्रॉपर्टी पे थी मेन तो। मेरे मेरे खिलाफ भड़काना स्टार्ट किया और ऐसे सर्कमस्टेंसेस कर दी कि मुझे परेशान कर दिया गया। तो इसीलिए फिर मैं अपने तो फादर इन लॉ उस टाइम पे थे जब आप वहाँ छूटा च आपको वहाँ से हटी हैं, फादर इन लॉ कहाँ थे, ससुर जो थे वो आपके? एक्सपायर हो चुके थे ना, एक्सपायर होने उसके के बाद आप हटी हैं? हाँ जी, मैं तब भी उनके बाद भी वहीं पर ही थी। हुँ। कुछ टाइम बाद गई हूँ मैं वहाँ से तो फिर। आपको कोई प्रताड़ना दे रहा था? क्या किस तरह से माहौल बना दिया गया था? आपको रहना वहाँ मुश्किल हो रहा था? कोई तंज ताने कसे जाते थे? क्या था पूरा मामला? यही था कि मेरी मदर इन लॉ के माइंड में ऐसा भर दिया गया था कि ये मुझे पैसे नहीं देती है कुछ भी खर्च करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी। फिर भी पता नहीं उनके माइंड में ऐसा क्यों भरा गया। उसके बाद आप अपनी सास को वहाँ पे छोड़ के अपने भाई के यहाँ चली गईं। तो हाँ, वो सास के पास कौन था? वो लोग आ गए थे जो रिलेटिव थे, कौन था उनके साथ? नहीं, वो अकेली रहती थी। फिर अच्छा। कोई नहीं आया बस। उसके बाद क्या हुआ? किस तरह ये भू-माफियाओं की एंट्री हुई और आपके घर पे कब्ज़ा हो गया, वो कैसे हुआ? लेकिन ये नहीं था कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपनी मदर इन लॉ की टेक केयर नहीं करना चाहती थी। मैं फिर भी बीच-बीच में उनसे मिलने आती थी। फिर मुझे पता चला कि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई है 2024 में 30 मई को। जैसे ही मुझे पता चला मैं अपने घर पहुँची। अ, जब मैंने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ़ एक ही लेडीज़ बैठी थी वहाँ पे, कोई भी नहीं था। सबसे पहले कोई रिलेटिव वहाँ नहीं था। एक ही लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। जानती थीं आप उन्हें कौन थे? वो मेरी मदर इन लॉ के शायद भांजे थे, मुझे ऐसा बताया गया। भांजे या भतीजे। मैंने उससे पहले उनको कभी वहाँ नहीं देखा था। उसके बाद फिर अ, उन उसके बाद और रिलेटिव्स आना स्टार्ट हुए, फिर उनको संस्कार करने के लिए ले गए। जब हम घर आए, तो मैंने देखा मेरे सामने ही मेरी प्रॉपर्टी पे अभी तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही परेशान थी कि वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी में मेरे सामने ही लॉक लगा दिया, कह रहे हैं ये आपकी जगह नहीं है, यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं है। ये किसने कहा? उनके रिलेटिव्स थे उनके भांजे थे ये, नाम क्या? सुरजीत सिंह थे और मनदीप सिंह, उनकी वाइफ़ थी, उन दोनों की तो वाइफ़ भी थी। आपने ये चीज़ उनको फिर बताई कि ये मेरे पास विल है उन और सबको मैं इस घर की बहू हूँ, तो अगर मेरा राइट नहीं है तो किसका है? उनको मैंने सब कुछ बताया पर नहीं, वो नहीं। उन्होंने बोला अब आपका कोई राइट है ही नहीं है इस पे। घर से निकाल दिया आपको? हाँ, उसके बाद मैंने वहीं पे खड़े होके पुलिस चौकी में 100 नंबर पे फ़ोन किया। हुँ। पुलिस आई वहाँ पे, उन्होंने भी उनका ही साथ दिया। हो सकता है कि शायद वो पहले से उनसे मिली हुई होंगी पुलिस, उन्होंने उसका ही साथ दिया। उन्होंने बोला कि अब जिसने लॉक लगाया ये उसी की प्रॉपर्टी है, इसमें आपका मतलब कोई हक पुलिस नहीं। कोई दस्तावेज़ नहीं देखेगी, कोई भी बाहर का बंदा आएगा और वो घर पे लॉक लगा देगा तो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, पुलिस ने ये कहा। हाँ जी, उन्होंने बोला कि इन्होंने लॉक लगाया तो ये इनकी है। उसके बाद मैंने कंप्लेन भी दी, पर उन्होंने मेरी कंप्लेन पे कोई रिएक्ट नहीं किया। कितना समय हो गया इस कंप्लेंट को दिए हुए और कौन आईओ था इस मामले में? कंप्लेन 30 मई 2024 को ही, उसी दिन मैं गई थी वहाँ पे चौकी में, कॉल भी किया था। उसी दिन सब कुछ हुआ था ये, पर उन्होंने उस टाइम तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। आई थिंक उससे गजेंद्र माथुर। गजेंद्र माथुर। तो आपने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से आपको प्रॉपर्टी से आपकी ही निकाल दिया गया। एक चीज़ आपने ऑफ कैमरा और बताई थी कि उसके बाद प्रॉपर्टी पे नज़र थी, किस तरह से गजेंद्र माथुर
ने उन लोगों का साथ दिया जो भूमाफिया हैं। इसमें मेन रोल जो है भूमाफिया का कौन-सा है? आपने एक ट्रांज़ैक्शन की बात करी कि आपके जो ससुर थे उनकी जो बैंक था उससे ट्रांसफ़र कर लिए पैसे कई लाख रुपए। क्या था वो पूरा मामला? वही बताएँ। एक्चुअली जब मैंने देखा कि मेरी ही प्रॉपर्टी पे लॉक लगा के मुझे ही वहाँ से निकाल दिया, तो बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में आने लगी। अब मैंने सबसे पहले अपने फादर इन लॉ के बैंक में गई, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक है तिलक नगर में। मैंने उसको फ्रीज़ करवा रखा था पहले से ही। अब जब मैंने ढूँढा तो मैंने देखा कि झूठा, मेरी मदर इन लॉ का झूठा एसएमसी बनवा के उसमें से 11,41,000 विथड्रॉ कर लिए गए हैं। जबकि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं थी, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ है। तो पुलिस ने साथ नहीं दिया, उसके बाद आपने शिकायत करी और जो भूमाफिया बता रही हैं, जो लोग थे आपके 2 प्लॉटों पे या 2 घरों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, दूसरा घर कहाँ पे है और कौन वो लोग हैं? बुढ़ेला, विकासपुरी, अ, हनी कदान, उन्होंने उन्होंने क्या, जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह थे, मेरी मदर इन लॉ के सबने मिलकर और झूठा एसएमसी बनवा के मेरी मदर इन लॉ से उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। और जब मैंने उनकी अकाउंट देखा, रजिस्ट्री उनका अकाउंट देखा, तो उस अकाउंट में एक्चुअल में कोई ट्रांज़ैक्शन हुई ही नहीं थी। मतलब कि जितने भी पैसे अगर हनी सिंह कदान के अकाउंट से मेरी मदर इन लॉ के अकाउंट में जा रहे हैं 5 लाख, तो वो सेम डे ही मेरी मदर इन लॉ के अकाउंट में, हनी सिंह कदान के अकाउंट में वापस आ रहे हैं। मतलब हनी सिंह कदार नाम का व्यक्ति है, मेन जो इसमें किंगपिन है, जिसने ये पूरा प्रॉपर्टी को हड़पा है एक तरह से, ट्रांज़ैक्शन करी है, रजिस्ट्री करी है, लेकिन आपका कहना है कि आपकी सास के अकाउंट में पैसे डाले और सेम डे ही सास के अकाउंट से अपने वापस उसने ले लिए। हाँ जी, तो दूसरी प्रॉपर्टी कितने गज़ की है? इसका क्या मार्केट वैल्यू होगा और जो दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है, वो कितना कितना बड़ा प्लॉट है जिसको कब्ज़ा किया? 400 गज़ का है वो प्लॉट। उसमें कादियान का क्या है मामला? किस तरह उसने उस पे कब्ज़ा कर लिया? मेरी एक्चुअली उन्होंने उसकी 2 रजिस्ट्री करवाई हैं, 200-200 गज़ में। और ये जो ट्रांज़ैक्शन करी है, ये सिर्फ़ रजिस्ट्री में यूटीआर दिखाने के लिए करी गई है। और ये भी बिल्कुल सोच समझ के कि करी गई है कि भई उन्हें तो मालूम है कि इसके 2 लीगल हेir हैं। एक तो मेरी मदर इन लॉ जो एक्सपायर हो चुकी हैं, और दूसरी डॉटर इन लॉ यानी कि मैं। उनको ये पता है कि भई अकेली लड़की है, कुछ कर नहीं पाएगी। जैसे-तैसे उन्होंने अगर अगर वो कुछ कर भी लेती है, अगर अपना 50% भी जीत जाती है, तो 50% तो हमारे पास रहेगा। मतलब उनको रिश्तेदारों को पता था कि आपके मतलब आपके नाम पे विल है, पूरी तरह आप इसकी संपत्ति की मालकिन हैं, बावजूद इसके उन्होंने इस तरह से पूरा ये षड्यंत्र रच के आपकी दोनों प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करी है। हाँ, जिनके रिश्तेदारों को सब कुछ मालूम है, वो आते भी थे वहाँ पे प्रोबेट के कि केस में। कितने साल से ये आप जद्दोजहद कर रही हैं? 2018 से, 2018 से अब तक चल ही रहा है ये केस। तकरीबन 7 साल 7वाँ साल चल रहा है ये और कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी पुलिस ने, कुछ नहीं। नहीं, मैंने हनी कदान के खिलाफ अपनी शंकर गार्डन की भी करी पुलिस में जाके, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। थोड़े दिन पहले मुझे पता चला है कि हनी सिंह कदान ने मेरी गुरु नानक नगर वाली प्रॉपर्टी पे भी अपना बोर्ड लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी हनी सिंह कदान को बिलॉन्ग्स करती है, जबकि उसका तो उससे कोई लेना-देना नहीं है, वो तो मेरा घर है। उसकी कंप्लेंट आपने करी होगी, फिर उस पे की क्या रिएक्शन? कंप्लेंट, कोई रिएक्शन नहीं किया। कागज़ आपके पास हैं, आपके हैं। पुलिस प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। कमाल की बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे लीगल पॉइंट्स भी हैं, किस तरह से जो एक विधवा महिला है, वो 7 साल से तकरीबन परेशान है, किस तरह से भूमाफिया एक्टिव होके, रिश्तेदारों से मिल के, पुलिस को साथ में लेके और इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो है निरंतर स्टेप बाय स्टेप करते चले आ रहे हैं। तो इसमें लीगल पॉइंट, लीगल एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानते हैं कि इसमें कानूनी दाँव-पेच क्या बनते हैं। तो मेरे साथ इस समय स्क्रीन पे आप देखेंगे एडवोकेट गुरशरण सिंह जी को। सर, जिस तरह से पीड़िता ने अवगत कराया कि 7 साल से जिद्दोजहद है, किस तरह एक फ़ायदा एक तरह से उठाया भूमाफियाओं ने रिश्तेदारों के साथ मिलके, पुलिस को भी कहीं न कहीं अपने साथ ले लिया और क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं था? जो पुलिस ने इतने समय लग गया, 2-2 प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, पुलिस कह रही जिसका ताला उसकी प्रॉपर्टी। मतलब ये तो बड़ा इल्लीगल सी चीज़ सुनने में लगती है कि दिल्ली जैसे शहर में ये हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं इसको लीगली तौर पे? ये क्या पुलिस ने करा और क्या करना चाहिए था? सर, ईज़ी मनी बनाने के लिए आजकल जो है कई लोगों ने अपना लैंड ग्रैबिंग को और
चीटिंग को एक प्रोफ़ेशन बना लिया है। और उसी के तहत जो है इन्होंने एक इस तरह से षड्यंत्र रचते हैं जिसमें हर चीज़ को प्रशासन के लोगों को जहाँ पे इनकी कंप्लेंट जानी है पुलिस को वो साथ मिला के चलते हैं और इवन मैं कहूँगा हिस्सेदार बना के चलते हैं कि भई अगर हमने ये टारगेट हिट कर लिया, इस बंदे को लूट लिया, इस बंदे से हमने 50% 1 करोड़ की चीज़ 2 करोड़ की चीज़ लूट ली हमने, तो इतने-इतने के हिस्सेदार तुम हो। और सब लोग लाइन में हिस्सेदार बने पड़े हैं चीटिंग के पैसों में, लूट के पैसों में, ये लूट का धंधा चल रहा है, भू-माफियाओं का धंधा चल रहा है और बहुत ही एपरेंटली सीधा-सीधा चीटिंग का केस है। इन एनी केस जोगिंदर सिंह के 2 लीगल हेयर थे, 2 लीगल हेयर थे, ये वहाँ का बच्चा-बच्चा जानता है, हर आदमी को पता है। जिसने रजिस्ट्री कराई उसमें एक विटनेस है, जो विटनेस रिश्तेदार है इनका, हरभजन कौर का रिश्तेदार है, वो विटनेस बनता है रजिस्ट्री में और वो इस बात का विटनेस बनता है कि जोगिंदर सिंह की वाइफ हरभजन कौर अकेली ही वारिस हैं। वो विटनेस बनता है। और रजिस्ट्री का मोड अगर आप देखेंगे जिसको देख के एक आम आदमी भी पहचान जाएगा कि ये तो अपरेंट चीटिंग दिख रही है। वो आईओ को पुलिस वालों को चीटिंग नहीं दिखती, वो उसको बताते हैं सिविल केस है ये तो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट ऑर्डर कर देगी तो लेके आओ। एक आदमी से झूठी रजिस्ट्री कराई जाती है, बिना पैसे दिए कराई जाती है। पैसे दिखाने के लिए रजिस्ट्री में लिख लिए जाते हैं, वो पैसे लिखे जाते हैं रजिस्ट्री में दिखाने के लिए, वो तो दिख रहे हैं सबको। जो बैंक अकाउंट में सुबह पैसे आ रहे हैं, 1 घंटे बाद वो वापस जा रहे हैं, जो पैसे दे रहा है वो वापस ले रहा है। इवन जो 11 लाख रुपए जोगिंदर सिंह के अकाउंट से वापस हरभजन कौर को आए, जो चीट करके निकाले गए, बैंक वालों को भी इन्वॉल्व करके लिए गए। हनी सिंह कादान ने ये दिखाया है रजिस्ट्री में कि मैंने टोटल 50-60 लाख रुपए दिए। रजिस्ट्री में दिखाया गया कि मैंने 50-60 लाख 55 50 लाख रुपए के आस-पास रजिस्ट्री का अमाउंट दिया हरभजन कौर को। जबकि उनकी अकाउंट स्टेटमेंट देखो तो 57 लाख रुपए निकाल लिया गया है। क्योंकि सुबह पैसा आ रहा है, दोपहर को पैसा वापस जा रहा है। कुछ अकाउंटों में जा रहा है, कुछ उनके फादर के अकाउंट में जा रहा है, ईश्वर सिंह कादान के, हनी सिंह कादान के और ये सब लोग चीटर्स हैं। कई-कई मुकदमे चल रहे हैं उनके खिलाफ। जो जो आरोपी इसमें मेन निकल के आ रहा है, हनी कदान करके जो शख्स है, उसपे क्या कोई आपराधिक मामले हैं पहले हैं, या कई चल उसकी रहे हैं। हिस्ट्री क्या है? उनके भी चल रहे हैं, उनके फादर के ऊपर भी जो मुझे पता लगा है कई इस तरह से मुकदमे क्रिमिनल और इसके चल रहे हैं। जेल की भी हिस्ट्रियाँ हैं और कई कई तरह के मुकदमे पहले भी चलते रहे हैं इसी तरह के और वो प्रोफ़ेशनली इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रोल हमारे जो पुलिस प्रशासन है, जिससे हम न्याय की उम्मीद रखते हैं, जहाँ पे एक आम आदमी कंप्लेंट लेके जाता है, वो कंप्लेंट करता है, उम्मीद करता है कि उसकी सुनवाई होगी, बट वो इस तरह के लोग जाके वहाँ पे मैनिपुलेट कर लेते हैं, हिस्सेदार बना लेते हैं उन लोगों को और वो भी कोर्टों में और बड़े आराम से उसको कहते हैं नहीं ये तो सिविल मैटर है। अरे अगर सिविल मैटर है तो हर एक चीज़ सिविल मैटर है। फिर तो बैंक में डकैती भी हो जाएगी तो उसके लिए भी सिविल रिकवरी डाल दी जाएगी जो पकड़ा जाएगा। कौन किसको जेल में रखना है? सिविल मैटर है हर चीज़। एक इतनी बड़ी चीटिंग भी सिविल मैटर है। तो इसमें जो ये पूरा हुआ, जो भी ये इंसिडेंट हुआ, इसमें क्रिमिनल के कौन-कौन सी धाराएँ लगानी चाहिए थी पुलिस को? सारे सीधा-सीधा केस जो है 420, 468, 471 आईपीसी का बनता है और उसके अलावा हाउस ट्रेसपास जो कि तिलक नगर घर में जिसमें हनी सिंह कादान और जो सो कॉल्ड मेरे क्लाइंट के एक्यूज्ड पर्सन हैं, उनके उन्होंने इनके तिलक नगर वाली प्रॉपर्टी पे अपना बोर्ड लगा दिया, जबकि उनका किसी भी तरह का कोई लेना-देना नहीं था। अपने ताले लगा दिए, अपने बोर्ड लगा दिए। हर चीज़ की कंप्लेंट इन राइटिंग पुलिस वालों को दी गई है, मगर किसी भी चीज़ में पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या पुलिस महकमे में किसी ऊँचे अधिकारी से ही बात हुई जिसमें उनके संज्ञान में डाला मेरे गया हो? मेरे क्लाइंट जो है सब जगह गए, आईओ से कई बार मिले, कम से कम 10 बार मीटिंग हुई, 10 बार फ़ॉलो-अप करा इन्होंने, एसएचओ साहब से भी मिले, उन्होंने भी कहा हाँ, हाँ, हम देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। मगर मुझे बताया गया कि उसके बाद 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये आईओ साहब से मिलने जाते थे, उससे पहले ही एक्यूज़ लोग और उनके साथी लोग वहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ उनके रूम में ठहाके लगा रहे होते थे और 1-1 घंटा अंदर बैठते थे। तो जिससे अपरेंट लगता है कि इनकी सुनवाई क्या होगी, जहाँ अंदर बैठ के एक्यूज़ लोगों को चाय, कोल्ड ड्रिंक, नाश्ते कराए जा रहे हैं, तो वहाँ इनकी सुनवाई क्या होगी? वो अपरेंट दिख रहा है और वो आईओ साहब ने जो रिपोर्ट कोर्ट में दी है, वो बता रही है कि वो एक क्रिमिनल केस को अपरेंट क्रिमिनल केस को वो सिविल केस बनाने का कलर दे दें। तो जिस तरह से अब ये मामला है, इसमें क्या आपको लगता है
कि पुलिस को अगर अपर आयुक्त हो गया या फिर डीसीपी, जॉइंट सीपी इनके पास अगर जाते हैं तो पुलिस के हाथ में अभी भी कुछ है करने के लिए? सब कुछ है पुलिस के हाथ में, पुलिस के से हमारी गुहार लगाई है, हमने पुलिस के पास मुकदमा लेके गए हैं कि चीटिंग हुई है, गलत हुआ है, आप एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करने के बाद आप जाँच करें और जाँच करने के बाद आप दोषी व्यक्तियों को जो है बुक करें, उनको सज़ा दिलवाएँ। अभी क्या हमेशा ही ओपन है पुलिस वालों के पास, हमारी कंप्लेंट आज भी पेंडिंग है, हमारा केस आज भी पेंडिंग है। अगर सीनियर अधिकारी, बड़े अधिकारी चाहेंगे और उसमें मेरे क्लाइंट को न्याय दिलवाना चाहेंगे तो न्याय मिलेगा। तो देखिए किस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर भूमाफिया सक्रिय हैं, कैसे एक महिला को टारगेट किया जाता है और कुछ रिश्तेदार भूमाफियाओं के साथ मिलके अपनी ही उन्हीं की प्रॉपर्टी पे अपने बोर्ड लगा देते हैं और पुलिस का जो रवैया है या फिर पुलिस को जो कार्य करना चाहिए था वो सवाल के घेरे में है। क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना के ऊपर किस तरह से एक विधवा महिला सालों से धक्के खा रही है इंसाफ के लिए और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है, लेकिन यहां दिल्ली पुलिस का दिल कहीं नजर नहीं आता। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।